हेलो एस्पायरेंट्स, 27 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है नीतीश कुमार टू टेक ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर आफ्टर रिजाइनिंग। तो बिहार चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है, ये तो न्यूज आ गई है हेडलाइंस में। इसके बाद इन्होंने इवन नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बिहार गवर्नर के सामने अपना क्लेम रखा है। उन्होंने बीजेपी के साथ अलाइन किया है। इससे पहले जो 2015 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जेडीयू ने आरजेडी के साथ कंबाइन होके फॉर्म की थी गवर्नमेंट। इससे पहले बिहार में जेडीयू ने बीजेपी के साथ कंबाइन करके गवर्नमेंट चलाई थी, लेकिन 2015 इलेक्शंस के बाद उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन किया। और इसके बाद हमने रिसेंटली देखा था कि सीबीआई रेड्स किए गए on लालू प्रसाद यादव एंड हिज सन्स के अगेंस्ट केसेस सीबीआई ने ओपन किए हैं। ये डेकेड्स ओल्ड केसेस है, सालों पुराने केसेस है उनके अगेंस्ट। तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो आरजेडी के है, ये मिस्टर तेजस्वी यादव, सन ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो इनके अगेंस्ट जो केसेस अभी ओपन किए हैं सीबीआई ने, तो करप्शन केसेस में ये इन्वॉल्व है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते थे कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करे, पर आरजेडी एडमेंट थी कि ये नहीं रिजाइन करेंगे। और फाइनली नीतीश कुमार उन्होंने रिजाइन किया है और अब उन्होंने नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए स्टेक क्लेम किया है विद बीजेपी। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यहाँ हुए हैं। पॉलिटी के रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए कि असेंबली एज सच, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीट होती है, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी हाउस हो, लेजिस्लेटिव बॉडी जो लोअर हाउस होता है उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए तो ही गवर्नमेंट बनती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही होता है कि जिस पार्टी को पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में मेजोरिटी है, वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा में जिसको मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, एंड स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पार्टी को मेजोरिटी मिलती है या ग्रुप ऑफ पार्टीज की मेजोरिटी बनती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर कोalition होता है। तो ये है 243 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में। तो उनको जो 50% हाफ पे मार्क है, मतलब 122 सीट्स चाहिए, 122 प्लस। तो 122 से एटलीस्ट 1 सीट ज्यादा चाहिए। तो वो है पहले आरजेडी जिनकी 80 सीट्स थी और जेडीयू 71 सीट्स थी, इन्होंने मिलके गवर्नमेंट बनाई थी। अब जेडीयू और एनडीए, बीजेपी और उनके एलीज, ये मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है पोस्ट जीएसटी हेवी सैक्स एंड स्मॉल चेंज। तो जीएसटी के बाद जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के ऊपर जीएसटी रेट लगाया गया है वो है 18%। तो पहले इस सेक्टर में 5.5% टैक्सेशन रेट था। तो अब क्योंकि ये रेट काफी बढ़ गया है इनके ऊपर, तो रिसाइकल प्लास्टिक जो डीलर्स है वो फिर रैक पिकर्स को काफी कम पैसा दे रहे हैं। तो इसकी वजह से रैक पिकर्स काफी अफेक्ट हो रहे हैं। उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए गए वो भी कह रहे हैं कि हमारा कुछ इनकम नहीं हो रही है पिछले 1 महीने में। तो ये यहाँ पे न्यूज सामने आई है। तो वही है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक पे भी काफी हाई जीएसटी है। तो ये डिटेल से कि कैसे रिसाइकल प्लास्टिक रैक पिकर्स कलेक्ट करते हैं, स्क्रैप डीलर्स को बेचते हैं, फिर वो लार्जर स्क्रैप डीलर्स को बेच के रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेजते हैं और ये रिसाइकल होके यूज किया जा सकता है। इनके रिसाइकल फाइबर्स होते हैं वो मैट्रेसेस में, कुशन्स में, या इसके गारमेंट्स भी बन सकते हैं, नॉन वूवन फैब्रिक्स भी इसके बन सकते हैं। तो ये रिसाइकल फाइबर के एप्लीकेशन है, यूजेस है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल बट होली क्वालिफाइड राइट, सेंटर। तो ये एक्चुअली जो 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के जिनके सामने एक केस चल रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये स्टेटमेंट दिया है थ्रू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट बट क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड मतलब इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, वही वो कह रहे। तो एक्चुअली हमने देखा था थोड़े दिन पहले भी कि व्हाट्सएप केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी। और आधार का जो केस चल रहा है उधर वो कह रहे थे कि नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्राइवेसी। तो इसीलिए आधार केस के अंदर रूलिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच थी आधार केस के लिए, तो वो चल रही है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की पहले की बेंचेस ने पहले ही कर चुकी है 1960s में वगैरह। तो वो रूलिंग्स जो थी उनको ओवर रूल करने के लिए लार्जर बेंच चाहिए। इवन 6 जज 8 जज बेंच ने भी रूलिंग की थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाई ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो पहले 9 जज बेंच उसके ऊपर ऑर्डर दे दे, उसके बाद वो आधार पे जाएंगे, ये प्लान था।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यूज ये अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तो उन्होंने स्टैंस चेंज किया, वो कह रहे हैं लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, क्वालिफाइड राइट है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ऑफ कोर्स कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कह रहे हैं, तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि सिटीजन्स आधार के अगेंस्ट एजिटेट नहीं कर सकते कि ये राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं राइट टू प्राइवेसी पे, तो गवर्नमेंट लगाएगी। तो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए कि क्या बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, तो वही है। तो इसको अभी डिटेल आउट करना ऑफ कोर्स जुडिशरी का भी काम है। तो यहाँ पे वही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर आप ही कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो फिर ये केस का कोई मतलब नहीं है, देन वी कैन एंड दिस केस, आधार केस पे जा सकते हैं अगर आप ही अग्री कर रहे हैं तो वही वो कह रहे थे कि एक्चुअली ये जो आधार के अगेंस्ट जो वॉइस रेस किए जा रहे हैं या राइट टू प्राइवेसी जो डिमांड किया जा रहा है, ये एलिट फ्यू डिमांड कर रहे हैं, थोड़े जो एलिट लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंटरवीन किया और कहा कि नहीं, प्राइवेसी सिर्फ एलिट लोगों के लिए नहीं है, प्राइवेसी अफेक्ट्स द मासेस ऑल्सो। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई वुमेन सर्वाइकल कैंसर से सफर कर रही है तो उसकी उनका राइट टू प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट है। तो यही है, उनको हेल्थ ट्रायल वगैरह जो है वो स्टेट्स नहीं कर सकते, कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी राइट टू प्राइवेसी है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे जिन्होंने यहाँ पे इंटरवीन किया, उन्होंने ये भी कहा कि आधार के लिए भी मिडिल वेल आया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट पर्सनल डेटा जो है वो लोग पर्सनल डेटा गवर्नमेंट को दे रहे, तो अगर वो ये डेटा कलेक्शन स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर कर रहे हैं, उसके प्रोविजंस के अंडर कर रहे हैं, और वो इसको सिक्योर रखेंगे और इसको लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए, लीगल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, तो ये अलाउ किया जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, वो कहा कि ये आधार के ऊपर केस नहीं है, ये तो सिर्फ 9 जज बेंच केस जो है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। तो वेदर आधार वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी वो बाद में डिसाइड करेंगे, ये 5 जज बेंच डिसाइड करेंगे। अभी यही क्वेश्चन, तो वही वो पूछ रहे थे, कैन वी क्लोज दिस केस। तो ये उन्होंने क्वेश्चन रखा बिफोर दी, shall we close this reference now as such is before the attorney general. फिर अगला न्यूज आइटम है, एपी पुलिस प्लेस कपू लीडर अंडर हाउस अरेस्ट। तो ये कपू जो है ये सोशल ग्रुपिंग है, एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं ये, जो सदर्न स्टेट्स में रहते हैं, स्पेशली तेलुगु की स्पीकिंग स्टेट जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली बैकवर्ड क्लास स्टेटस अपने लिए मांग रहे, और ये पिछले 4 साल से ज्यादा ये एजिटेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको ये स्टेटस नहीं दिया, ये एक्चुअली फॉरवर्ड कास्ट मानी जाती है, कोस्टल स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। और ये कपू कम्युनिटी के जो लीडर थे, फॉर्मर आंध्र प्रदेश मिनिस्टर भी है ये, वो चलो अमरावती पदयात्रा मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। तो ये न्यूज है। तो चलो अमरावती इज द प्लान्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना जब सेपरेट स्टेट बना तो तेलंगाना का कैपिटल अब हैदराबाद है, तो अमरावती नया कैपिटल बनाया जा रहा है ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर अगला न्यूज आइटम है, कर्नाटका कैबिनेट पैनल टू स्टडी प्रमोशंस फॉर एससीज एसटीज। तो एक्चुअली कर्नाटका में रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस ऑफ 1993 में कहा है कि रिजर्वेशंस प्रमोशंस में नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशंस रखा है फॉर एससी एसटी एम्प्लॉइज सिंस 1978। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के केस में इनका ये रिजर्वेशन लॉ स्ट्राइक डाउन किया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम किया गया। तो ये 15% और 3% रिजर्वेशन थे। तो अब कर्नाटका कैबिनेट एक पैनल बना रही है, वो ये स्टडी करने के लिए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि डिमांड यही है कि रिजर्वेशन लाया जाए। कर्नाटका स्टेट भी इलेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पे प्रेजेंटली थोड़े टाइम में, तो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया कि सिर्फ ये पॉइंट पे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रमोशंस में एससी एसटीज के लिए, इसलिए आप सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि फिर इससे आप सीनियोरिटी में भी काफी लोगों को डिनाई किए, क्योंकि ये आप कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी मिलेगा, अगर प्रमोशन होगा तो कॉन्सिक्वेंशियली सीनियोरिटी भी मिलता है। तो ये उन्होंने पॉइंट रखा था यहाँ पे। तो इंदिरा सोनी केस ने 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन किए थे, इसको फेमसली इवन मंडल केस कहा जाता है, अगेंस्ट नेम्ड आफ्टर मंडल कमीशन, जिसके यहाँ पे पॉइंट्स इधर पेटिशन किए गए थे, चैलेंज किए गए थे। तो ये मंडल केस में ये इन्होंने 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे। एक कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता,
मतलब अगर आप कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी भी यूज कर रहे हो कि अगर एक साल में रिजर्वेशन रखा 50%, लेकिन उसमें से सब सीट्स फिल नहीं हुई तो बची है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो अगले साल में, तो भी 50% मार्क नहीं क्रॉस होना चाहिए। तो ये एक है प्रोविजन, ऑर्डर है ये इंदिरा स्वामी केस में कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% मार्क। दूसरा है कि क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस में से क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है कि रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। प्रमोशन एंट्री लेवल पे आप रिजर्वेशन दो, पर उसके बाद प्रमोशंस में देयर शुड बी नो रिजर्वेशन। ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तो ये चल रहा था 1978 से कर्नाटका में, फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। तो एक्चुअली रिसेंटली इवन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एट सेंट्रल लेवल, इन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये 2017 की न्यूज है। वो रिकमेंड कर रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए प्रमोशंस में एससीज एंड एसटीज के लिए। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को कैसे इसको कैसे आगे लेके जाना ये केस को, उसके बारे में वो रिपोर्ट डिटेल आउट कर रही है। वो कह रहे हैं कि एससीज एसटीज लैगिंग बिहाइंड इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, इसीलिए ये रिजर्वेशन की जरूरत है, वो कह रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है 473 एकर्स हैंडेड ओवर टू कवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट। तो ये कवाड़ा जो है विलेज इन आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स का सैंक्शन मिला है। और यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 473 एकर्स लैंड हैंड ओवर किया एनपीसीआईएल को। तो ये ऑपरेटर है जो यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये वो 473 एकर्स हैंड ओवर किया और रिमेनिंग 1500 एकर्स वो कह रहे कि 3 महीने में वो हैंड ओवर करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ 2200 फैमिलीज यहाँ डिस्प्लेस होगी, इस वजह से उनके लिए मॉडल कॉलोनी बनाया जाएगा। बाकी एक टाउनशिप बनाई जाएगी फॉर एनपीसीआईएल ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स। तो ये भी एक टाउनशिप भी प्लान किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है, उसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है कि कौन सी साइट्स है और कौन से स्टेट्स में। एक्चुअली मिथीवेदी साइट पे भी गुजरात गवर्नमेंट स्टेट में यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से इसको भी ट्रांसफर किया गया है टू कवाड़ा। तो ये भी शिफ्ट हुआ। इवन हरिपुर वेस्ट बंगाल में यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी रशिया जो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने वाली है, वो कह रहे हैं कि इसको भी हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वही है। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स लिखे गए हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्लान किए जा रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है। एक है लैंड एक्विजिशन में डिलेज होती है फर्स्ट, फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी इशू होती है। न्यूक्लियर लायबिलिटी क्लॉज की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किया है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर्स ऑपरेटर्स हो गए उनके ऊपर लायबिलिटी होगी, इसीलिए कोई सामने नहीं आ रहा है सप्लाई करने के लिए इक्विपमेंट्स। तो वो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, कंपनीज कंसर्न्स रेज कर रही है, फॉरेन कंपनीज। फिर इवन कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल डिलेज है जो मिथीवेदी और कोवाड़ा पे यहाँ पे जो यूएस न्यूक्लियर प्लांट्स आने वाले, तो वेस्टिंग हाउस कंपनी लाने वाली है और वेस्टिंग हाउस बैंकरप्ट हो चुकी है, वो हमको पता है। प्लस उसके अलावा जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स प्लान कर रहे हैं वो प्लांट अभी तक कहीं भी वर्ल्ड में ऑपरेशनल नहीं हुए, तो नई डिजाइन है, तो वही कंस्ट्रक्शन टेक्निकल डिलेज आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्शन में। ये 20 साल लगेंगे और 6.3 लाख 11.3 लाख करोड़ इतने अमाउंट लगेगा इन प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है रियल्टर्स लॉबी फॉर रिलीफ अंडर रेरा जीएसटी टू कीप हाउसिंग अफोर्डेबल। तो ये एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर कह रही है कि 3 रिफॉर्म्स जो हुए उनकी वजह से हम वो काफी अफेक्ट हुए। एक है डिमोनेटाइजेशन, जिसके बाद रियल एस्टेट में लाल आ गया था, एक्टिविटी नहीं थी ज्यादा। फिर रेरा लॉ लाया गया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है और ये मई 2017 से इफेक्टिव हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो रूल्स है वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स को नोटिफाई करना है और काफी सारे स्टेट्स ने अब तक नोटिफाई नहीं किया। तो ये पॉइंट रेस की जा रही है क्योंकि रेरा लॉ तो अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से कॉर्पोरेट प्लेयर्स कंज्यूमर्स को राइट्स मिल रहे हैं, वो अपना रिड्रेसल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज को अपने कंप्लेंट्स भेज सकते हैं और एक्शंस पा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी लाया गया है रियल एस्टेट में, तो ये इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। पर रूल्स जब तक नहीं आएंगे तब तक इनके लिए अनसर्टेनिटी है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, तो वो पॉइंट वो रेस कर रहे हैं। हर स्टेट के रूल्स भी अलग है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट किया है कि वो रेरा के अंदर नहीं आएंगे।
कर्नाटक और बाकी स्टेट से उन्होंने कहा है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में 60% वर्क हो गया है वो एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब रेरा के लॉ के अंदर आएंगे। तो ये सब जो है रूल्स भी अब तक सारी स्टेट्स ने नहीं दिए, सिर्फ 16 स्टेट्स ने रूल्स नोटिफाई किए हैं। तो ये वो पॉइंट रेज कर रहे हैं। तीसरा कंसर्न जो है वो जीएसटी रिलेटेड है कि जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स कहा जा रहा है, पर रियल एस्टेट में जो काफी सारे टैक्स पेज किए जाते हैं जैसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड असेसमेंट टैक्स, वेकेंट लैंड टैक्स वगैरह, सिटी लेवल इम्पैक्ट टैक्स, अप्रूवल फी वगैरह, तो वो सब टैक्सेस तो सब्ज्यूम नहीं हुए जीएसटी में। तो ये टैक्सेस भी हम पे करेंगे और जीएसटी भी हम पे करेंगे। तो इस वजह से कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे टैक्सेस हमको पे करने पड़ेंगे और इवेंचुअली कंज्यूमर्स के लिए ही प्राइसेस आए जाएगी। तो इसलिए वो डिमांड कर रहे कि जो जीएसटी पे 12% जीएसटी लगाया गया है रियल एस्टेट पे, उसको 5% कम किया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं काफी सारे इनपुट्स जो है, गुड्स जो यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि सीमेंट 28% टैक्स स्लैब में है, तो ये भी वो कह रहे हैं। फिर अगला है, तो ये डिटेल्स है कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, और ये जो रेरा के प्रोविजंस है वो दिए गए। तो ये हमने तभी डिस्कस किया 2016 में जब ये रूल आए थे, तभी भी हमने डिस्कस किया, ये इफेक्टिव हुए थे तब भी डिस्कस किए गए। तो ये फिर अगला है पॉलिसी बूस्ट केयर फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई पॉलिसी अनाउंस की है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेमोग्लोबिनोपैथीज इन इंडिया। तो ये जो है इसके अंदर जो हेमोग्लोबिनोपैथीज है, मतलब कि थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ऐसी जो डिजीज होती है जो हेमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर हेमोग्लोबिन जब अफेक्ट होता है तो इनको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक बर्डन इस वजह से काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसलिए पॉलिसी लाई जा रही है कि स्क्रीनिंग हो सके प्रेग्नेंट वुमेन का एंटीनेटल चेकअप के टाइम पे, इवन प्री मैरिटल काउंसलिंग हो कॉलेज लेवल पे, वन टाइम स्क्रीनिंग हो, वेरिएंट एनीमिया अगर है कोई बच्चे में तो उसको स्क्रीनिंग किया जाए। तो इसलिए ये एक्चुअली रेयर ब्लड डिसऑर्डर्स है, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि एक्सेस मिले और टेस्ट हो रेगुलरली, इसलिए ये पॉलिसी लाई जा रही है। तो गाइडलाइंस इसमें दिए गए हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। एक नेशनल रजिस्ट्री का भी इसमें क्रिएशन का भी प्लान है कि इसमें सारा यूजफुल डेटा लिया जाएगा कि पेशेंट्स का लोकेशन क्या है, मतलब कोई एरियाज में हाई कंसंट्रेशन है वो डिटेक्ट किया जाए, एथनिसिटी उनकी देखी जाएगी, एज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और डेथ्स और उनके कॉजेज यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि इसके लिए इवन जो पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट अफोर्डेबल करना चाहिए, काफी सारे स्टेट्स में ट्रीटमेंट फ्री भी किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये हेमोग्लोबिनोपैथीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है हम देखेंगे। तो जीन्स जो होती है वो जो इनहेरिट होती है, हमने रिसेंटली पहले भी देखा है, तो जीन्स इनहेरिटेंस जो होता है वो मदर और फादर से 50-50 होता है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, तो उनमें से हर एक पेरेंट का 50-50% आता है। तो ये है, जैसे कि हर पेरेंट में भी ये दो पेयर्स है, तो यहाँ पे ये जो एक पार्ट लिया जाएगा। तो अगर ये जीन डिसऑर्डर जीन अगर मदर में भी है और फादर में भी है, और अगर ये डिसऑर्डर ये हेमोग्लोबिनोपैथीज है, तो ये रिसेसिव जीन अगर है, तो रिसेसिव जीन मतलब अगर आप में 50% में ये रिसेसिव जीन है, लेकिन अदर 50% जो आपका इनहेरिटेंस है वो नॉर्मल है, तो आप अफेक्ट नहीं होगे। अगर डोमिनेंट जीन होगा और आप में 50% में भी है तो वो डोमिनेट करेगा और आप वो डिजीज से अफेक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि हेमोग्लोबिनोपैथीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव जीन्स होती है ये, तो अगर 50% में है तो आप अफेक्ट नहीं होगे, आप सिर्फ कैरियर हो, आपको हेमोग्लोबिनोपैथी नहीं होगी, आपको कोई डिजीज नहीं होगी, पर आप वो डिसऑर्डर जीन कैरी कर रहे हो और इनहेरिटेंस में वो आगे जा सकता है। तो अगर बोथ फादर मदर्स जब अफेक्टेड होते हैं तो 1 in 4 चांसेस है कि बच्चे को डिसऑर्डर होगा। अदरवाइज 2 केसेस में ये 4 तरीके हैं जिससे इनहेरिटेंस हो सकता है, ये इधर से एक पार्ट लेना है, इधर से एक पार्ट लेना है। तो ये 2 केसेस में चाइल्ड सिर्फ कैरियर होगा, एक केस होगा जब ये पार्ट और ये पार्ट इनहेरिट हुआ है, तो ये चाइल्ड अफेक्ट भी नहीं होगा और कैरियर भी नहीं होगा। लेकिन 1 in 4 चांसेस है कि बच्चे को डिसऑर्डर होगा, रिसेसिव जीन है मगर डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात हो रही है कि जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हुए तभी ये हो सकता है। तो ये है। फिर ये थैलेसीमिया है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, और इवन सिकल सेल एनीमिया में भी ये ब्लड सेल्स जो होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स वो सिकल शेप
जो यूज किया जाता है ग्रास कट करने के लिए, सिकल्स यूज करते हैं, उसके शेप का ये होता है। तो ये भी, इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है। फिर अगला न्यूज आइटम है पेस्टिसाइड्स टू ब्लेम फॉर लीची डेथ्स से स्टडी। तो ये एक्चुअली लैंसेट जर्नल में एक स्टडी आई थी रिसेंटली कि जो ये लीची की वजह से बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफी सारे बच्चों के डेथ्स हो रहे थे, और ये एंसेफेलाइटिस था, मतलब इनमें ब्रेन इनके अफेक्ट होते थे, तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता था। तो ये जापानीज एंसेफेलाइटिस भी पहले गवर्नमेंट समझ रही थी कि जापानीज एंसेफेलाइटिस है, जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, जिसमें नर्व्स ब्रेन डैमेज होता है, और ये मस्किटो बाइट से जो है जेई वायरस ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक्स मस्किटो की बाइट की वजह से। तो इसलिए उसके ऊपर वर्क किया जा रहा था, पर बाद में पता चला कि ये एंसेफेलाइटिस जेई जापानीज एंसेफेलाइटिस नहीं है, ये कुछ और है। और ये लैंसेट जर्नल में एक स्टडी लाई गई, उसमें ये सामने आया कि ये सारे जो डेथ्स है ये लीची कंजम्पशन की वजह से हुए। तो उन्होंने पूरा यहाँ पे रिसर्च किया, तो ये जो बच्चों की डेथ्स हो रही थी, तो ये बच्चे लीची खाते थे, और ये लीची उन्होंने खा के लंच डिनर स्किप करके वो सो गए थे, और बाद में नेक्स्ट डे उनको ये डिसऑर्डर पाया गया। तो ये स्टडी में उन्होंने लीची को ब्लेम किया था कि लीची की वजह से ये डेथ्स हो रही है। तो अब ये और एक स्टडी 6 महीने बाद आई है, और ये स्टडी में वो कह रहे हैं कि ये डिजीज जो हुई है, इनको ये डेथ्स हुई है, ये लीची की वजह से स्पेसिफिकली नहीं है, पर जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं इंक्लूडिंग एंडोसल्फान, जो यहाँ पे लीची ऑर्चर्ड्स में, उनकी वजह से हुई है। क्योंकि ये बच्चों ने जब लीची खाए थे तो उन्होंने लीची धो के नहीं खाए थे, और ये लीची उन्होंने अपने दांत से छील के उन्होंने खाया था, तो इस वजह से वो उनको अफेक्ट हुआ है। तो अराउंड 2014 में 122 बच्चे यहाँ पे मुजफ्फरपुर रीजन में की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। तो यहाँ पे काफी कंसर्न था। और ये एंडोसल्फान जो है हाईली हेल्थ के लिए हाईली हार्मफुल है, लेकिन इसको बैन भी किया गया है, ये पेस्टिसाइड है, लेकिन फिर भी ये यूज होता है काफी। तो ये उस बारे में, तो ये लीची डेथ्स के बारे में है। ये एंडोसल्फान, जिसकी वजह से कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे इन केरला, यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट केसेस आए हैं ऑफ डिसऑर्डर्स। तो ये स्पेशली कैशूनट फार्म्स में यूज किया जाता है एंडोसल्फान। तो ये पब्लिक सेक्टर प्लांटेशन कॉर्पोरेशन था केरला का, जहाँ पे ये एंडोसल्फान स्प्रे किया जाता था फॉर फ्रॉम 1976 टू 2000, 24 इयर्स तक ये स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से एडजॉइनिंग रीजन्स में काफी डिजास्टरस हेल्थ इम्पैक्ट हुआ है, काफी स्ट्रेंज केसेस यहाँ पे डिस्कवर हुए डिजीजेस के। फिर अगला है पैनल फॉर एक्शन अगेंस्ट फार्मर्स यूजिंग हर्बिसाइड्स ऑन जीएम मस्टर्ड। तो जीएम मस्टर्ड काफी न्यूज में रहा है, DMH11 जो हम डिस्कस करते हैं, मिस्टर दीपक पेंटल टीम ने जो ये डेवलप किया है। GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको अप्रूवल भी दिया है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज ये है कि एक सब कमेटी बनाई गई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि जो ये कमर्शियल रिलीज के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है, उसके साथ साथ थोड़े और पॉइंट्स है जिनको इम्प्लीमेंट करने होंगे। और इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जो फार्मर्स हर्बिसाइड, ग्लूफोसिनेट बेस्ड हर्बिसाइड यूज करेंगे क्रॉप पे, उनको उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो ये अगर वो अप्रूव्ड नहीं है इंसेक्टिसाइड, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी से, तो वो यूज ना करे, और करेंगे तो लीगल एक्शन हो। ये एक प्रपोजल था, क्योंकि यहाँ पे अप्रीहेंशन है कि फार्मर्स अगर हर्बिसाइड्स यूज करेंगे तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है, तो ये कंसर्न इसलिए रेज होते हैं। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस की वजह से क्या कंसर्न है हम नीचे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। बाकी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जीएम मस्टर्ड का क्या है, उसको स्टडी करना भी जरूरी है कि हनी बी पॉपुलेशन पे कैसे अफेक्ट होगा, पोलन फ्लो कैसे होगा, माइक्रोबियल सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होगी, तो इसको भी मॉनिटर करना होगा। ये भी ये पैनल ने सजेस्ट किया है। तो पोस्ट रिलीज मेजर्स लेना जरूरी है। और प्रोडक्टिविटी क्लेम्स जो है कि जीएम मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो वो क्लेम किया जा रहा है, एक्टिविस्ट क्लेम करते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। तो ये वो कह रहे, GAC कह रहे कि ये इनके पर्व्यू के बाहर है, ये इसके ऊपर ये रूलिंग नहीं देने वाले हैं। तो फिर और एक पॉइंट जो रखी जा रही है, BT कॉटन के बारे में भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे, पर वो रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं हुए हैं। तो वही है, BT कॉटन इज द ओनली GM क्रॉप जो कमर्शियली रिलीज हुआ है इंडिया में, तो इसीलिए GM मस्टर्ड के भी जो रिकमेंडेशंस है वो कितने इम्प्लीमेंट होंगे वो कंसर्न है। अब हर्बिसाइड टॉलरेंस क्या होता है, तो जब GM क्रॉप हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो अगर हर्बिसाइड स्प्रे किया जाएगा तो क्रॉप का इफेक्ट नहीं होगा। हर्ब्स जो वीड्स जो डेवलप होते हैं, इनके साथ ग्रो होते हैं क्रॉप्स के साथ, तो वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो इसीलिए वीड्स को निकालना जरूरी होता है। तो हर्बिसाइड स्प्रे करने से वीड मर जाते हैं, GM क्रॉप अनअफेक्टेड रहता है।
लेकिन अगर जीएम क्रॉप है तो इनके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट्स है, तो इनके पॉलेंस अगर वीड के साथ क्रॉस पॉलिनेट हुए तो उस वजह से वीड में भी हर्बिसाइड टॉलरेंस आ जाएगा और ये सुपर वीड्स बन जाएंगे। तो इसीलिए हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स में हर्बिसाइड नहीं स्प्रे करना चाहिए, ये कंसर्न्स इसीलिए रेज किए जा रहे हैं। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप एक्चुअली नहीं होने चाहिए, ये एक पॉइंट भी रखी गई है इंडिया में कि ये नहीं होना चाहिए। फिर अगला है रिफ्ट बिटवीन यूरोप यूएस ओवर न्यू रशिया सैंक्शंस। तो यूएस लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने नए सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के अगेंस्ट। तो ये रशिया के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि इंटरफेरेंस के एलिगेशन है रशिया के कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूएस में उन्होंने इंटरफियर किया था और यूक्रेन में उन्होंने जो इंटरवीन किया है उसकी वजह से ये ला रहे सैंक्शंस, नए सैंक्शंस रशिया पे लाए जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस में पास हुआ है। अब ये अपर हाउस यूएस में जाएगा सेनेट में, फिर प्रेसिडेंट इसको असेंट देगी और अगर प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट भी करते हैं, वीटो भी करते हैं इस बिल को, तो अगर लोअर हाउस क्वालिफाइड मेजोरिटी स्पेशल 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करते तो फिर उनको असेंट देना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है और रशिया कह रही है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे, ईरान भी कह रहे हैं हम रिटेलिएट करेंगे और ईयू भी कंसर्न है क्योंकि ईयू का काफी सारा ऑयल जो है रशिया से आता है, तो रशियन एनर्जी सेक्टर अफेक्ट होगी तो वो भी अफेक्ट होगी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। और ये यूक्रेन अनरेस्ट के बारे में है। तो यूक्रेन में 2014 में एक क्राइमिया रीजन को रशिया ने अनेक्स किया है। तो यूक्रेन फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट था और काफी सारे रीजन्स अभी भी यहाँ पे प्रो रशिया प्रोटेस्ट चल रहे, काफी सारे रीजन्स जो है यहाँ पे रशिया स्पीक मेजोरिटी है। तो जब यूक्रेन में प्रो रशिया गवर्नमेंट होती है तो ठीक है, अगर प्रो यूएस गवर्नमेंट है तो यहाँ पे वही है, रशिया यूएस का या जो फाइट है वो यूक्रेन में पाया जाता है। और यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है, पर अब प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्टिवली प्लान करेंगे कि हम नेटो मेंबरशिप ले। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ट्रीटी ऑफ यूएसए विथ यूरोपियन कंट्रीज। तो ये बाकी सारे नेबर्स जो है वो नेटो मेंबर्स। फिर अगला है यूके टू बैन डीजल पेट्रोल कार्स। तो यूके ने अनाउंस किया है कि 2040 तक हम पेट्रोल डीजल कार्स बैन कर देंगे क्योंकि इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से काफी सारे डेथ्स भी कहे जा रहे हैं कि ब्रिटेन में होते हैं, अराउंड 40,000 डेथ्स पर ईयर। स्पेशली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं ये कंसर्न है। तो इसीलिए 2040 तक सारे पेट्रोल डीजल कार्स बैन किए जाएंगे। इवन ईयू लॉज भी इसी लाइन पे है और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो वॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल था उसको मेंशन किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ कोर्स प्रमोट करने हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1% यूके के कार्स इलेक्ट्रिक है। तो इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए ऑयल पेट्रोल स्टेशन चाहिए, वैसे यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक कार्स टू फंक्शन। तो ये प्रमोट करना चाहिए। और ये वॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल के बारे में, तो ये एक्चुअली इन्होंने 2015 में वॉक्सवैगन ने एडमिट किया था कि उन्होंने डिफीट डिवाइसेस लगाए थे अपने कार्स में। तो अगर यहाँ पे एमिशन टेस्ट हो रहा है इस कार पे, तो ये सॉफ्टवेयर जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर था, कोई इक्विपमेंट भी नहीं था। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करेगा कि कार में एमिशन जो है NOx के कम हो जाए, और एमिशन टेस्ट में ही कम होते, बाकी टाइम पे एमिशन होते थे। तो NOx ये अस्थमा अटैक्स, रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड है। तो ये जो स्कैम था ये पूरा सामने आया था 2015 सितंबर में जब इन्होंने एडमिट किया था इसके लिए। फिर अगला है CAC adopts codex norms for 3 spices। तो ये फूड कोड है, कोडेक्स इसके फूड कोड कमीशन है यहाँ पे। तो ये FOA और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर है। तो ये यहाँ पे इन्होंने नए नॉर्म्स दिए हैं पेपर, क्यूमिन और थाइम स्पाइसेस के लिए। तो ये स्पाइसेस इंडिया एक्सपोर्ट करती है, तो अगर यहाँ पे स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स हो गए तो कंट्रीज इंडिविजुअली अपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते, साइटोसैनिटरी मेजर्स जो कहते हैं, तो वो इंडिया के ट्रेड को बेनिफिट करेगा। तो ये स्टेप लिया गया। फिर अगला है इंडिया मस्ट फ्री प्रोक्योरमेंट। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को भी फ्री ट्रेड में ओपन करना चाहिए, ये प्लान किया जा रहा है RCP निगोशिएशंस में, पर इसका इंडिया रेजिस्ट कर रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये 300 बिलियन वर्थ मार्केट है। और एक्चुअली इंडिया ने मई 2017 में पॉलिसी लाई थी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में लोकल गुड्स एंड सर्विस सप्लायर्स को। तो ये एक है। और लास्ट न्यूज आइटम है
बूस्ट फॉर इंडिया ऑन इजी वीजा नॉर्म्स। तो टेम्पररी मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए आरसीपी में निगोशिएशंस हो रहे हैं। इंडिया डिमांड कर रही है कि इनके लिए इजी वीजा नॉर्म्स हो, और काफी सारे एशियन नेशंस भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये परमानेंट मूवमेंट और इमिग्रेशन नहीं है, सिर्फ टेम्पररी मूवमेंट के लिए इजी वीजा नॉर्म्स होने चाहिए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।